प्रश्न है, मनोविज्ञान में पाश्चात्य जगत का अधिक बोलबाला रहा है। संपूर्ण विश्व में भारतीय मनोविज्ञान तथा मनोवैज्ञानिकों की मान्यता हो, इसके लिए शीर्ष स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और इसी का दूसरा हिस्सा है, मनोविज्ञान की सबसे अच्छी विधि अंतर्दृष्टि को ही क्यों माना जाता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका समाधान क्या है। ऐसे ये दो प्रश्न हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, वो तो वास्तव में युद्ध जीतने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या शस्त्राभ्यास होना चाहिए, इससे संबंधित है। हमें युद्ध जीतना है, ज्ञान के क्षेत्र का युद्ध जीतना है, संस्कृति के क्षेत्र का युद्ध जीतना है। तो जीतने के लिए हमारे शस्त्र कौन से हैं? हमारे शास्त्रों का में जो निहित है वो विचारधारा, वही हमारा शस्त्र है। जीतने की परिभाषा क्या होती है भारत में? हम जीतते हैं, इसका अर्थ विश्व को, अन्य लोगों को पराजित नहीं करते, उनके हृदय को, उनके बुद्धि को जीतते हैं, उनको कन्विंस करके, उनमें श्रद्धा भाव प्रेरित करके अपना बनाते हैं, उनका भला चाहते हैं और उनको भी कन्विंस करते हैं कि हम उनका भला चाहते हैं। ये तो हमारा जीतने से तात्पर्य है। जीतने के लिए हमें भारतीय ज्ञान के, मैं केवल मनोविज्ञान तक इसको सीमित नहीं रखती, भारतीय ज्ञान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। पहले तो हम कहते हैं भारत माता, तो भारत माता का रक्षण कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। हम कहते हैं वेद माता, तो वेदों की रक्षा करने के लिए हमें ही तो खड़ा होना चाहिए। तो हमें ज्ञान का पक्ष लेकर खड़ा हो जाना चाहिए। पहले तो जीतना, ये संकल्प, खड़ा हो जाना, ये हमारी तत्परता। और तीसरा, हमें शस्त्र चलाना भी आना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ में कैसा भी शस्त्र होगा, सामने वाला हाथ में से छीन लेगा और हमको ही मारेगा। तो शस्त्राभ्यास किसको कहते हैं? शास्त्रों के अध्ययन को। और अध्ययन सस्ते में नहीं होता। महाभारत के युद्ध की तैयारी करते समय अर्जुन को पाशुपतास्त्र चाहिए था, तो उसने केवल पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष की तपश्चर्या की, अर्थात साधना की। हम आते जाते में भारतीय ज्ञान चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। कि हमारा ज्ञान भंडार है, हमारी ज्ञान संपदा है, हमारे ज्ञान के जो ग्रंथ हैं, हमारे पर कृपा करने के लिए, हमारे लिए सुलभ बनने के लिए वे स्वयं हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु आज जो कर रहे हैं वैसे अध्ययन आते जाते में नहीं होता, उसके लिए समय चाहिए। एक दूसरा, हमेशा ये पश्चिम के शास्त्र, पश्चिम के विचारधारा सामने रखकर उसके साथ साथ तुलना करते करते, उसमें वो अगर इसको अप्रूव करेंगे, इसके प्रतीक्षा करते करते, उसके प्रयास करते करते, ये नहीं होता। शुद्ध भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करना। हम तो बहुत बड़े संगठन हैं, हमारे में से कुछ ऐसे तत्पर, रुचि वाले ऐसे लोगों का एक समूह बना और 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 5 वर्ष की अगर अध्ययन योजना बनाई, तो भारतीय शिक्षा के साथ संबंधित सभी शास्त्रों को हम 100% शुद्ध भारतीय रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। देश के शिक्षा क्षेत्र की भी
विद्या भारती से यही अपेक्षा है कि कोई तो एक भारतीय शिक्षा का वैचारिक मॉडल प्रस्तुत करे जो शुद्ध 100% भारतीय मॉडल हो, पाश्चात्य विचार पर आधारित सरकार द्वारा, यूजीसी द्वारा, बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा प्रस्तुत शिक्षा शास्त्र के माने बीएड कॉलेज के पाठ्यक्रम में हमारे विचारों को फिट करना, इतना अपमान भारतीय ज्ञान संपदा का क्यों करना चाहिए? 2 वर्ष में, 5 वर्ष में उसको रिप्लेस करने के लिए शुद्ध भारतीय शिक्षा शास्त्र प्रस्तुत करो, और फिर जो भी सुनने के लिए तत्पर हैं उनको बताओ ये भारतीय शिक्षा शास्त्र है, यह भारतीय मनोविज्ञान है, यह भारतीय शिक्षा दर्शन है, ये भारतीय पेडागोजी है, ये अध्ययन अध्यापन पद्धति है, ये विद्यालय का मॉडल है, ये विश्वविद्यालय का मॉडल है। मुझे लगता है कि हमने वही संकल्प और कृति ये दोनों किया तो ये हो सकता है। तो ये पश्चिम का भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान वो कुछ है ही नहीं, हमने उसको बड़ा बना कर रखा है, वो हमारा कुछ नहीं है, इसलिए वो हमारे सर पर चढ़ जाता है, हमारी जीभ पर छा जाता है, हमारे अंतःकरण में भी आ जाता है, और हम कहते हैं क्या करें क्या करें, हम छटपटाने लगते हैं। समर्थ बनो, ज्ञान के क्षेत्र में समर्थ बनना ये बहुत आवश्यक है। और भारतीय ज्ञान अंदर है, हमारे अंतःकरण में है, उसको प्रकट करने की, वो समस्त ज्ञान अंदर ही तो होता है, उसको तो केवल आविष्कृत करना है। हम पाश्चात्य ज्ञान के आवरणों से उसको प्रकट ही नहीं होने देते हैं। इसलिए आपके प्रथम प्रश्न का तो उत्तर ये है, करने से होता है, अध्ययन करो और 21वीं शताब्दी के लिए युगानुकूल प्रस्तुति करो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसा का वैसा उठाया और आज लागू कर दिया, ऐसा एक भी शास्त्र के संबंध में नहीं होता है। 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा शास्त्र लिखने का और उसका प्रयोग करने का अधिकार विद्या भारती का है। केवल अधिकार नहीं, दायित्व भी विद्या भारती का है। दूसरा प्रश्न में इस प्रवाह में भूल गई जी। दूसरा प्रश्न है बताइए, मनोविज्ञान की सबसे अच्छी विधि अंतर्दृष्टि को ही क्यों माना जाता है? कौन से मनोविज्ञान की? भारतीय मनोविज्ञान की सबसे अच्छी, ऐसा नहीं, मैं इसको केवल अंतर्दृष्टि नहीं है, बहिर्दृष्टि भी है। बहिर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि दोनों क्या है? बहिर्दृष्टि माने हमारे व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा जो हमसे बाहर के समस्त जगत के साथ हमारा संबंध जोड़ता है, फिजिकल लेवल, माने हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर के जगत के अनुभव अंदर ले आने का साधन है। बाहर के हमारी कर्मेंद्रियां बाहर के जगत में व्यवहार करने के हमारे साधन हैं, परंतु वो सब ग्रहण करके जाता कहाँ है? तो अंदर जाता है। और अंतर्दृष्टि माने अंदर से देखने की पद्धति। तो मन से सृष्टि के साथ माने बाहर के जगत के साथ जुड़ना, बुद्धि से बाहर के जगत के साथ जुड़ना, अहंकार से बाहर के जगत के साथ जुड़ना, चित्त से बाहर के जगत के साथ जुड़ना, ये अंतर्दृष्टि से होता है। इसलिए बहिर्दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से बाहर के जगत के साथ, बाहर के जगत के को हम अपना बनाते हैं, माने हमारे ऊपर उसका परिणाम होता है। अंतर्दृष्टि से हमारा परिणाम, हमारा प्रभाव बाहर के जगत पर होता है। टू वे,
बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, और अंतर्दृष्टि की प्रेरणा हृदय में बैठा हुआ स्थित आत्म तत्व है। हमारी समस्त क्रियाओं का, हमारी समस्त भावनाओं का, हमारे समस्त विचारों का, अंतःकरण की सभी प्रवृत्तियों का परिचालक कौन है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अंतःकरण में चित्त के अंदर बैठा हुआ परमात्मा, आत्मा, आत्म तत्व, ईश्वर हमको सबको सर्व प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कुम्हार के चाक पर चढ़ाया हुआ घड़ा, कुम्हार घुमाता है चाक को, और चाक घूमता है तो ऊपर का पिंड भी घूमता है। वैसे अंदर बैठा हुआ परमात्मा, ईश्वर हम सबके अंतःकरण और बहिःकरण को प्रेरित करता है। सबसे प्रथम हमारी अंतर्दृष्टि को विकसित करता है, शुद्ध करता है, विशाल बनाता है, और फिर वह हमारे बहिः दृष्टि को परिचालित करता है। इसलिए अंतस्तत्व को अधिक महत्वपूर्ण ऐसा माना है। मनुष्य का, मैंने पिछले बौद्धिक में भी कहा था, पंच महाभूतों का जगत, सर्व वनस्पति जगत और प्राणी जगत से अलग करने वाला और विशिष्ट बनाने वाला तत्व यदि है तो अंतःकरण है। और इस अंतःकरण की दृष्टि है, अंतः दृष्टि है, और उसका प्रेरक वो अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व है। इसलिए अंतर्दृष्टि पर अधिक भार दिया जाता है। अंतःकरण सक्रिय होने के कारण से मनुष्य मनुष्य हैं, बाकी सब बहिःकरण से प्रेरित होते हैं, प्राण तत्व से प्रेरित होते हैं। मनोगम्य को अनुभवगम्य किस प्रकार बनाया जाए। और दूसरा प्रश्न का उत्तर लगभग हो गया है। अहंकार का सकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकता है और नकारात्मक पक्ष को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका उत्तर लगभग हो गया है जी। मनोगम्य को अनुभव गम्य बनाना, इस अनुभव का एक अर्थ है इंद्रिय गम्य, और अगर हम अनुभव से अनुभूति ये कहते हैं तो फिर वह तो आत्म तत्व की ही बात हुई। तो मनोगम्य को अनुभव गम्य बनाने के लिए पहले तो मन को ही संयम में लाना पड़ता है, मनोनिग्रह करना पड़ता है, बुद्धि को सात्विक बनाना पड़ता है, अहंकार को विगलित करना पड़ता है और चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। तब फिर आत्म तत्व अनुभूत होता है, स्वयं की स्वयं को अनुभूति होती है। इतना सीधा सरल इसका उत्तर है, और इसको विस्तार से कहना है तो फिर तो स्वतंत्र बौद्धिक चाहिए। आपके उस दिन के बौद्धिक के 3 वाक्यों पर हमारे आचार्य प्रशिक्षण प्रमुख हैं बिहार के श्री भरत कुमार सिंह जी, 3 वाक्यों पर 3 प्रश्न हैं उनके तो लघु उत्तरीय मानकर उन्होंने प्रश्न दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उन्हें दीर्घ उत्तर दें जैसे मेरी बुद्धि उनका प्रश्न का एक हिस्सा है, आपके एक वाक्य, भारतीय शिक्षा को शिक्षा में प्रतिष्ठित करना, इसका क्या आशय है। दूसरा, अंतःकरण की भूमि को ठीक करना, इस वाक्य का क्या अर्थ है। और तीसरा, आर्यों का आगमन विजुअल हो गया, ये आपने 3 वाक्य पिछले बौद्धिक में कहे थे इन तीनों पर स्पष्टता चाहिए। मैं अंतिम से शुरू करूंगी। ये विजुअल हो गया माने क्या है, तो हम इतना उसका हमारे अंतःकरण पर प्रभाव हो गया। कैसा प्रभाव हो गया कि
हम छठी सात में, मेरी ही बात कर रही थी वो, में कि छठी में या सातवीं में, छठी कक्षा में पुस्तक में आर्यों का आगमन ऐसा पाठ था, और शुरू में ही बाईं तरफ के कोने में ऊपर घोड़े पर बैठे हुए कुछ लोग जो ऐसे हट्टे कट्टे थे, ऊंचे थे, सुंदर थे, ऐसे आ रहे थे वायव्य दिशा से। और फिर वर्णन था कि आर्य नाम की प्रजा मध्य एशिया अथवा उत्तर ध्रुव, कोई कहता है उत्तर ध्रुव को, कोई कहता है मध्य एशिया, अपने पश्चिमोत्तर दिशा माने वायव्य दिशा से खैबर घाट को पास करके भारत में आई। घोड़ों पर बैठकर उनका आगमन हुआ। पहले वायव्य दिशा से आते हैं तो सप्त सिंधु प्रदेश में आई, वहां से गंगा यमुना के मैदानों में आई। उस समय वहां द्रविड़ प्रजा रहती थी, उसके साथ युद्ध हुआ, उनको परास्त करके दक्षिण में उनको खदेड़ दिया और आर्य यहाँ निवास करने लगे। थियरी क्या है? आर्य भारत के नहीं हैं, आर्य बाहर से भारत में आए हैं। इस थियरी का, ये थियरी सत्य नहीं है। ये थियरी आर्य माने आप अपने आप को आर्य कहते हैं तो आप भी भारत के मूल निवासी नहीं हैं, वो ट्राइबल्स भारत के मूल निवासी हैं। द्रविड़ और आर्य एक नहीं है, द्रविड़ मूल भारत के हैं, आर्य तो विदेशी हैं। ये सारी थियरीज वो चित्त पर संस्कार बनकर आज भी वो दिखाई देता है। हाँ यार, आर्य तो ऐसे आए थे, हाँ यार आर्य तो ऐसे आए थे। परिणाम कितना विलक्षण है उसका कि आज विश्व के इतिहासकारों ने प्रमाणित किया कि आर्य भारत के ही थे, बाहर से नहीं आए थे, उल्टे भारत से पूरी दुनिया में गए। आज भी गुजरात में बीजेपी की सरकार इतने वर्षों से है तो भी इस वाक्य को बदलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आर्य बाहर से नहीं आए हैं। इसको कहते हैं कि वो जो विजुअल होता है उसका परिणाम क्या होता है। तो ऐसा परिणाम, ये तो एक तथ्य हुआ, ऐसे हजारों तथ्य हमारे अंतःकरण पर इस प्रकार से स्थापित हो गए हैं कि हम थियरीज बदल ही नहीं सकते हैं, संकल्पना है बदल ही नहीं सकते हैं। उच्च विद्या विभूषित कहने वाले लोग भी इस प्रकार से, ये कम्युनिस्टों ने जो थियरी स्थापित कर दी है और उच्च शिक्षा की थियरी को छोटे छोटे पाठ बनाकर, उसके चित्र बनाकर बाल अवस्था में चित्त पर अंकित कर दिए हैं। इसको निरस्त करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? ये हम इतने हल्के में लेते हैं ये सब कि हम उसका उपाय नहीं करते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य था कि विजुअल माने वो दृश्य अभी भी दिखाई दे रहा है तो सब लोग यही मानते हैं, फिर मानने को तैयार नहीं। बुद्धि से जो अंतःकरण पर संस्कार हो गए, बुद्धि से आप उनको दूर नहीं कर सकते हैं। संस्कारों की थियरी तो यही कहती है कि संस्कार कभी बुद्धि से निश्शेष नहीं होते हैं। इसलिए संस्कार क्षम अवस्था में सावधान होने की आवश्यकता है। शिशु वाटिका में और सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि शिशु अवस्था ये संस्कार क्षम अवस्था है। दूसरा था शिक्षा, भारतीय शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करना। शिक्षा में स्थापित करना नहीं, शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करना। यही है ना विद्या भारती का शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा मनोविज्ञान का विषय पढ़ाते क्या हैं? कौन सी पंचपदी पढ़ाते हैं? कौन से मन के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं? वही जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोगों ने किया, वही
फ्रॉइड एंड यूंग एंड पेस्टोलॉजी एंड फ्रॉबेल जो कहते हैं वही पढ़ा रहे हैं। योग दर्शन कहाँ है? श्री अरविंद कहाँ है? किसी टेक्स्ट बुक के, बीएड कॉलेज के टेक्स्ट बुक में प्रथम पाठ अरविंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ऐसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं और उन्होंने ये कहा आता है। बाद में क्या पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? बाध्यता है। कौन सी बाध्यता है? यूजीसी की मान्यता की बाध्यता है, एनसीटीई की बाध्यता है। क्यों बाध्यता है? उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है। हमने हथियार उठाए ही नहीं है, डालने की तो बात ही कहाँ, उठाए ही नहीं है। प्रश्न नहीं पूछते हैं कि विद्या भारती के बीएड कॉलेज में हम ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसको कहते हैं शिक्षा क्षेत्र में अगर भारतीय शिक्षा शास्त्र की प्रतिष्ठा करना है तो इतना सामर्थ्य प्राप्त करना पड़ेगा कि हम हमारे बीएड कॉलेज में भारतीय शिक्षा शास्त्र पढ़ाएंगे, भारतीय पद्धति से पढ़ाएंगे और तब जाकर भारतीय मानस वाले और भारतीय बुद्धि वाले आचार्य तैयार होंगे। और वे आचार्य जब कक्षा कक्ष में जाएंगे तो भारतीय कंटेंट और भारतीय पद्धति से अपने राष्ट्र की नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। अब ये बीएड कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते भारतीय शिक्षा शास्त्र की रचना नहीं हो सकती। होती तो आज तक हो ही जाती, नहीं हो सकती ये हमारा अनुभव है। कैसे करें, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर देने वाला नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं है। उत्तर तो है परंतु उत्तर देने वाला कोई नहीं है। पूछने वाले कदाचित मिल जाते हैं अभी, वो भी बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसा प्रश्न पूछने वाले भी हों, परंतु उत्तर देने वाला अभी तो कोई है नहीं और करने वाला तो और भी कोई नहीं है। हाँ, हम कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए नहीं मालूम, परंतु हम जिस प्रेरणा से काम कर रहे हैं वो तो अत्यंत विपरीत परिस्थिति में अकेला खड़ा होकर बोला था, मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं में से कौन खड़ा होकर कहेगा, मैं कहता हूं भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा होगी, तब जाकर होगा। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में, भारत के शिक्षा क्षेत्र में भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा करनी है तो करने के प्रयास के अलावा किससे होगी? भगवान चाहेगा तो होगी। भगवान चाहता है, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसके ऊपर आधार है। बोलो, प्रतिष्ठा होगी, हमसे होगी तो होगी। नहीं, लेकिन वो दीदी आपका कहना बहुत सही है, परंतु क्या करें, हमको तो विद्यालय चलाना है। हो गया कल्याण, बौद्धिक हो गया पूरा, बहुत अच्छा बौद्धिक। खैर ठीक है, मैं डांटने के लिए नहीं आई हूँ, ना उलाहना देने के लिए आई हूँ। और इस दोनों प्रश्नों के बीच का जो अंतःकरण वाला था मैं भूल गई, या तो शायद दोनों में आ गया। जी, उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न अंतःकरण वाले विषय से ही, यह हमारे हरियाणा के सुभाष शर्मा जी हैं, उनका प्रश्न है। यद्यपि काफी कुछ भाग इसका आपने उत्तर दे दिया है, लेकिन उनका एक प्रश्न का भाग मुझे लगता है कि अगर आप 2 वाक्यों में दोहरा देंगे तो सबको स्पष्टता हो जाएगी। आपने कहा था कि चित्त में संस्कार संग्रहित होते हैं, इस जन्म के भी, पूर्व जन्मों के भी, अच्छे भी बुरे भी, मानव योनि के भी, अन्य योनियों के भी। तो फिर संस्कारों की शुद्धि का क्या तात्पर्य है? क्या चित्त
इस संग्रह से शून्य हो सकता है? यदि हाँ, तो संग्रह क्यों बना रहता है? और यदि नहीं, तो चित्त शुद्धि कैसे होगी? हाँ, ठीक। हाँ, ये बड़ा शास्त्रीय प्रश्न है। जी जी जी, इसलिए मैंने उसको लिया है। जी जी। हाँ, संस्कार कर्म, कर्म का नाम है। माने हम कर्म करते हैं। कर्म माने हाथ से होने वाली क्रिया नहीं, कर्मेंद्रियों से होने वाला कार्य नहीं। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण माने मन, बुद्धि आदि से जो 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 भी कर्म होते हैं, उसकी परिणति तो संस्कार के रूप में ही होती है। और वो संस्कार हो गए, हमने कर्म किए तो उसका संस्कार तो बनना ही है। और कहाँ जाएगा? तो वो चित्त पर जाएगा। इसलिए चित्त पर संग्रह होता है, चित्त में संग्रह होता है। वो सब पूर्व जन्म, जन्म जन्मांतर, पूर्व योनि, वो सब ठीक है, इसके संस्कार होते हैं। ये इन संस्कारों को ही भाग्य कहते हैं। इन संस्कारों के जो फल होते हैं, माने कर्म फल होते, कर्म किया तो फल होना ही है। कर्म का संस्कार हुआ, संस्कारों से हमारा भाग्य बना, फल होता है कर्म का। वो फल भुगत लिया कि जिस कर्म का फल भुगत लिया, उस कर्म के संस्कार नष्ट हुए। तो कर्म संग्रह होता जाता है, खर्च होता जाता है, माने नष्ट होते जाते हैं। आया गया, आया गया, ये होता रहता है। परंतु वो भोगते भोगते जो हम करते हैं उसके नए कर्म बनते हैं, नए फल भोगने के लिए हो जाते हैं, नए संस्कार होते जाते हैं। इसलिए ये हमारा जो संग्रह है वो ऐसा का ऐसा इधर से आया, इधर से गया, फिर इधर से आया, इधर से गया, ऐसा होता रहता है। अब ये जो हम कर्म करते हैं वो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, इसलिए संस्कार भी अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हमारे माने संस्कारों को हमने एक विधायक अर्थ दिया है कि सद्गुण, अच्छे कर्मों को या अच्छे फलों को हम संस्कार बोलते हैं। हाँ, संस्कारवान व्यक्ति है माने अच्छा व्यक्ति है, परंतु टेक्निकली, टर्मिनोलॉजिकली संस्कार दोनों हैं, अच्छे संस्कार भी है, बुरे संस्कार भी है। तो फल भोगना ये संस्कारों को शून्य करने का उपाय है। परंतु भोगते भोगते नए कर्म बन ही जाते हैं, इसलिए वो संस्कार कभी भी खत्म नहीं होते और चित्त पूर्ण शुद्ध नहीं होता है। इसकी युक्ति क्या है? इसकी युक्ति यही है जो भगवान कर्मयोग में बताते हैं कि फल भोगो परंतु नए कर्म मत करो, माने कर्मों में आसक्ति न हो, मन से उसमें आसक्त न बनो। ये अनासक्त रहकर कर्म करो, यही उसकी चाबी है। और भगवत गीता का ये केंद्रवर्ती उपदेश है, अनासक्त बनकर कर्म करो। अब अनासक्त बनकर कर्म करना ये हमारे लिए कठिन क्यों होता है? क्योंकि फल की अपेक्षा के बिना कर्म करने के लिए हम प्रवृत्त ही नहीं होते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या, मुझे कुछ करने मिलने वाला नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूं? हमारे कर्म नहीं करने के भी बहुत कारण होते हैं। वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, सब कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं, सब मना कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, कोई नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, ऐसा होता है। मुझे कुछ मिलने वाला नहीं तो मैं करूं, उल्टे मुझे गालियां पड़ेंगी तो मैं क्यों करूं। ऐसे नहीं करने के भी ऐसे सारे कारण होते हैं। करने के भी मुझे मिलेगा तभी तो मैं करूंगा, मुझे कोई फायदा नहीं और ऐसे थोड़े करते हैं। फायदे की बात हमेशा रहती है। ये होता है आसक्त होना। अब फिर उसमें असफल हुए तो दुखी होना, और सफलता मिली तो गर्व से फूल जाना। ये सारे आसक्ति के विविध स्वरूप है। इन आसक्ति के, इस आसक्ति के कारण से कर्म के फल भोगने होते हैं, भोग होता है। तो हम अनासक्त होकर कर्म करते जाएंगे तो फिर हमारे पूर्व कर्मों के जो भोग हैं वो भुगतते भुगतते नए कर्म नहीं बनेंगे और चित्त शुद्ध होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और ऐसा चित्त
इसको संस्कार शून्य होने को कहते हैं, चित्त शुद्ध हो जाना। और योग शास्त्र कहता है ऐसा हो सकता है, और ऐसा जब होता है तभी योग शास्त्र ने फल भी बता दिया, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, स्वस्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। उसके बाद भी कर्म तो हम करते ही हैं। कैसे? यथा कर्मण्य विद्वांसः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर् लोक संग्रहम्। तो जिस प्रकार से आसक्त होकर मनुष्य बहुत बद्ध होकर कर्म करता है, उतनी तीव्रता से अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करो तो उसके फल माने उसका फल और उसके भोग नहीं भुगतने पड़ेंगे, संस्कार शून्यता होती जाएगी। और ऐसे कर्म करने वाले जनक विदेही थे, ऐसे कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, जिन्होंने लौकिक परिभाषा में अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्म किए थे। असत्य भी बोले, प्रतिज्ञा भी तोड़ी, 16,000 स्त्रियों से विवाह भी किया, सब कुछ किया। अनासक्त होकर किया, लोक संग्रह के लिए किया। वही सामान्य लोगों को कहते हैं पर उपकार के लिए कर्म करो, स्वार्थ के लिए नहीं। इतने गहन शास्त्र को भी सरल बनाते बनाते तुलसीदास जी ने कहा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। इतना सरल बनाया, लोगों के हित के लिए करो, अपना विचार करके मत करो। दुनिया मेरे लिए नहीं, मैं दुनिया के लिए। इतने सरल वाक्यों में हमारे संतों ने समझाया इसको, हमारे कवियों ने कविता का विषय बनाया। तो ये केवल गहन है ऐसा नहीं है, गहन शास्त्रों में होता है, लोक साहित्य में, लोकवाणी में इसको सरल शब्दों में भी समझाया। ऐसा करने से वो संस्कार शून्य चित्त हो सकता है। मुझे पता नहीं मैंने ठीक से उत्तर दिया कि नहीं दिया। 12 बजा है। मेरा प्रश्न अभी बीच में ये है कि आप को लगातार बोलना पड़ रहा है, क्या हम 10 मिनट का विराम करके जारी रखें? नहीं नहीं, आप जारी रख सकते हैं। जारी रखें। सुनते सुनते नहीं थके हैं तो जारी रखिए। जी, तो अब 1-2 प्रश्न तत्व चिंतन के व्यवहार को लेकर मैं लूंगा। हमारे 2 बंधुओं के प्रश्न परिवार शिक्षा से संबंधित हैं और 2 के प्रश्न शोध से संबंधित हैं। तो मैं पहले शोध के 2 प्रश्न हैं, आप उनका, मेरा अनुमान है कि आप उन्हें थोड़े उत्तर से संतुष्ट कर सकते हैं। शोध के लोग बाकी चीज खुद खोज लेंगे शोध करके। अच्छा, एक प्रश्न है हमारी बहन नंदिनी लक्ष्मी कांता जी हैं। उनका कहना यह है, प्लीज शेयर योर थॉट्स अबाउट द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटिंग रिसर्च एट स्कूल लेवल। और दूसरा मेरठ विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूप नारायण जी हैं। उनका प्रश्न है कि आपने अनुभूति को भी एविडेंस, रिसर्च का एविडेंस ऐसा बताया था, यह एक बड़ी चुनौती है, इसको कैसे करें? ऐसा 2 प्रश्न शोध से संबंधित है। अन्य भी हैं परंतु ये लगभग मिलती जुलती भाषा के हैं। अनुभूति प्रामाण्य, उसको प्रतिष्ठित करना, ये वास्तव में चुनौती ही है। परंतु इसका मार्ग यह है, अभी इसमें भी हमें अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है ही, परंतु अनुभूति के परिणाम स्वरूप शास्त्रों की रचना हमारी परंपरा में हुई है और उसका सर्वस्वीकृत ऐसा स्वरूप है वेद। वेद ये अनुभूति जन्य अभिव्यक्ति हैं और इसलिए वेद स्वतः प्रामाण्य के ग्रंथ हैं और वेद
बाकी सभी का प्रमाण है। पहले तो व्यवहार के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर हमें इसका स्वीकार करना चाहिए। ये साहस का विषय है, क्योंकि दुनिया नहीं मानती इसको, क्योंकि हमारे ही लोग नहीं मानते इसको। लेकिन ये शुरू करने के लिए इसको मानना चाहिए। यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, माने प्रस्थान बिंदु हो सकता है। दूसरा, इसको सत्य सिद्ध करने वाले अनुभूति जिनको हुई है, ऐसे वर्तमान समय के महापुरुषों को हम जानते हैं और मानते भी हैं। दो ऐसे लोग हैं, एक भगवान रामकृष्ण परमहंस और दूसरे रमण महर्षि। अब हम लोग सारे उच्च विद्या विभूषित हैं, उस अर्थ में ये दोनों निरक्षर हैं, परंतु अनुभूति के क्षेत्र में प्रमाण है। हम सब जानते हैं, मानते हैं कि वे प्रमाण हैं। और वे दोनों जो भी भाषा बोलते हैं वो तो वही है जो वेदों में कहा गया है। तो हमें एनालॉजी भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ये तो लॉजिकल है ना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। रमण महर्षि तो प्रत्यक्ष हैं, रामकृष्ण परमहंस तो प्रत्यक्ष हैं। और ऐसे अगर हम खोज चलाएं तो आज जीवित भी ऐसे लोग हमको मिल जाएंगे। हाँ, हमने उनको ज्ञानी मानना चाहिए। ये साक्षात्कारी लोग हैं ऐसा तो हम कहते ही हैं, लेकिन साक्षात्कार किस बात का हुआ है? तो पहला प्रश्न ये है, और आप चाहे तो रिसर्च का विषय ये है कि हम इनको मानने के लिए तैयार है क्या? इसके लिए क्या करेंगे हम? भगवान रामकृष्ण को क्या स्वामी विवेकानंद ने नहीं माना? अभी रामकृष्ण मिशन नहीं मानता है, हम सब लोग नहीं मानते हैं, मानते ही तो हैं। फिर ज्ञान के क्षेत्र में क्यों स्वीकार नहीं करते? तो ये इसको ओरिजिनल कहते हैं, मौलिक प्रश्न और मौलिक उत्तर और मौलिक अनुसंधान, रिसर्च कहते हैं। ये मूल प्रश्न उठाइए और उन मूल प्रश्नों के साहस पूर्वक उत्तर दीजिए। तो अनुभूति को प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और देखो, अनुभूति को प्रमाण तो भारत में ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है, बाकी विश्व नहीं करेगा। ज्ञान के क्षेत्र में यदि ये प्रस्थान बिंदु हमने ठीक कर लिया तो मानिए आगे 50 वर्ष में दुनिया हमारे पीछे आने वाली है। विश्व गुरु तो यही विश्व गुरु है ना, और क्या है विश्व गुरु? हम नहीं कहे दुनिया में जाएंगे कहने के लिए कि हम विश्व गुरु हैं। दुनिया आएगी हमारे पास कि आप हमारे गुरु हैं। गुरु नहीं ढिंडोरा पीटने के लिए जाता। तो ये कैसे होगा? तो रिसर्च को अनुभूति से शुरू करो। दूसरा है बुद्धि के क्षेत्र का काम। बुद्धि के क्षेत्र में ये जो अनुभूति है उसको बुद्धि के स्तर पर प्रस्तुत करने लगना, इसी से हमारे सारे मूल शास्त्र बने हैं। देखो, हमारे शास्त्र ग्रंथों का परिचय हम अपनी भारतीय पद्धति से करें ना, तो फिर वेदों से ही उपनिषद हैं, क्योंकि वेदों के 3 हिस्से हैं, 3 विभाग हैं। एक है कर्मकांड, एक है उपासना कांड और एक है ज्ञान कांड। उपासना कांड से जितने भी भक्ति संप्रदाय हैं वे सारे आए हैं। कर्म कांड से जितनी भी हमारी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं वे आई हैं, और ज्ञान कांड से सारे उपनिषद आई हैं। इन उपनिषदों को ज्ञान के क्षेत्र में आधार बनाओ, ये शास्त्र प्रामाण्य है। उपनिषदों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसका उत्तर तो हाँ या ना में ही होगा ना। उपनिषदों को मानते हैं क्या? प्रमाण मानते हैं क्या? मानते हैं।
न्यूटन कहता है, ऐसा कहने के बाद कोई नहीं पूछता न्यूटन को क्यों माने। उपनिषद कहती है, ऐसा कहने पर लोग पूछेंगे तो क्या हो गया, उपनिषद में कहा है तो क्या हो गया। ये जो एरोगेंस है यह पश्चिम का प्रश्न है। हम क्यों एरोगेंस से पूछते हैं, हम क्यों संशय से पूछते हैं कि कहा तो क्या हो गया। तो प्रमाण ढूंढो इसमें और जब हम प्रमाण ढूंढने जाएंगे, प्रमाण मानेंगे, तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी इसके भी प्रमाण मिलेंगे, कॉमर्स और वाणिज्य इसके भी प्रमाण मिलेंगे, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र इसके भी प्रमाण मिलेंगे। और तब हमें पता चलेगा कि जिसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, नेचुरल साइंसेस कहते हैं, वे सोशल साइंसेस कहते हैं, वे दोनों ही कल्चरल साइंस के विषय हैं, इंटीग्रेट होने चाहिए और सारे के सारे अध्यात्म शास्त्र के अंग हैं। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी दर्शन के विषय रहे हैं, शरीर विज्ञान भी दर्शन का विषय रहा है, आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस भी उपवेद रहा है, युद्ध शास्त्र भी उपवेद रहा है, शिल्प शास्त्र भी उपवेद रहा है, वेदों में इसके मूल हैं। तो फिर रिसर्च की हमारी दिशा और स्वरूप और यात्रा इस प्रकार की होनी चाहिए। चाहिए का है में रूपांतरण करना शिक्षा क्षेत्र का ही काम होता है। और भारत का सबसे बड़ा शिक्षा क्षेत्र मेरे सामने अभी है, इसका ही तो होता है और इसके लिए सब संभव है। हम ऐसा कह के अगर रुक गए कि अरे नहीं ये शोध और ये सब हमारे मेन स्ट्रीम का विषय नहीं है, तो फिर भगवान सबका भला करे। तो ये तो शोध की बात हुई। और दूसरा प्रश्न भूल गई मैं। दूसरा प्रश्न भी इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेटिंग रिसर्च एट स्कूल लेवल। हाँ, तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो रिसर्च को पहले क्लियर कर लो कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। आज तो मैं जो भी लोग रिसर्च शब्द का प्रयोग करते हैं उनको पूछती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। सर्च करना क्या होता है और रिसर्च करना क्या होता है। तो in the Indian context of the word, we are really not clear about what is research. तो पहले तो रिसर्च क्या है ये हम समझ लें। हाँ, रिसर्च को अगर भारतीय अर्थ में अनुभूति कहते हैं तो अनुभूति तो नीचे तक भी लाई जा सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि पहले तो प्लीज यू बी क्लियर अबाउट योर टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसर्च की रिसर्च के बारे में आप क्लियर हो। मैं अनुभूति मानती हूँ। केवल एक उदाहरण देकर मैं अनुभूति को हम कैसे नीचे तक ले आ सकते हैं इसके दो उदाहरण दूंगी। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एक कक्षा 1 की शिक्षिका और ये 5-5.5 वर्ष का बालक, दोनों अकेले घर में बैठे हैं। मैं शिक्षिका ही है, वो आचार्य है और उसका पुत्र ही उसका छात्र है। हवा में मई के महीने में दोपहर का समय बाहर कल बहुत हवा से नारियल के पेड़ से छोटे छोटे नारियल गिरे थे। ये दोनों मिलकर वो नारियल इकट्ठे करके ले आए, खेल रहे थे। संयोग से वे 16 थे, they were 16 in number। तो वो शिक्षिका थी, उसने कहा बालक को ये देखो, ये ऐसा करो, काउंट दीज, ये काउंट करो। तो उसने काउंट किया 16। फिर उसको, वो शिक्षिका ही थी ना, उसने कहा अब इसको है ना ऐसे 2 लाइन्स में, 2 पंक्तियों में रखो, लेकिन दोनों में समान नंबर आना चाहिए। तो उसने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ।
इवन नहीं हुआ, 8-8 नहीं हुए, 7 और 9, 11 और 5 ऐसे ऐसा होता था। तो इसमें क्लू दिया, देखो ऐसा करो, पहली पंक्ति में 1 रखो, दूसरी में 1 रखो, फिर पहली में दूसरा रखो, दूसरी में दूसरा रखो, ऐसा करते करते इवन हो जाएगा। हो भी गया, 8-8। आगे 3 बनाओ ऐसी। तो वो बच्चे ने वही क्लू का उपयोग किया, लेकिन नहीं हो रहा था, क्योंकि होने वाला ही नहीं है। 16 का 3 में तो समान होगा नहीं, बचेगा ही बचेगा। अब उसने कहा छोड़ दो, 4 बनाओ। हो गया, 4 4 4 4। उसने 2-3 बार रिपीट करवाया। वो कक्षा 1 की आचार्य है ना। पहली पंक्ति में कितना है, 1 2 3 4, दूसरे में 1 2 3 4 1 2 3 4 1। कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4। 2-3 बार रिपीट किया और वो बच्चा एकदम जोर से खड़ा हुआ और चिल्लाया, चोकू चोकू 16। What is that? 4 into 4 is 16। ये पहाड़ा रटा था उसने, चोकू चोकू 16, लेकिन रियलाइज नहीं किया था कि ये क्या होता है। ये करते करते देयर इज अ मोमेंट, ज्ञान का प्रकाश अंदर से प्रकट हुआ। ओ दैट चोकू चोकू 16 इज दिस इज रियलाइजेशन, दिस इज अनुभूति, और इसका परिणाम है आनंद। मजा आ गया, ओ चोकू चोकू 16। और वो व्यक्त होता है उसके खड़े होने में, वो व्यक्त होता है उसके चिल्लाने में, वो व्यक्त होता है उसके आंखों के प्रकाश में। दिस इज द जॉय ऑफ लर्निंग। ये पढ़ने का आनंद है। हमारे छात्रों के नसीब में है क्या ये हमारे छात्रों के नसीब में नहीं, ये अनुभूति है। एक शिक्षिका ने पानी में चलना क्या होता है, चलकर दिखाया। देखना क्या होता है, दिखाया। बोलना क्या होता है, ये खाना क्या होता है, खाया। पानी में नमक डाला, पानी को चलाया, नमक कहाँ गया, पानी में। क्या हुआ, घुल गया। घुलना क्या होता है, देखा। नमक को पता है घुलना क्या होता है, हमें क्या पता है कि घुलना क्या होता है। हमें क्या पता है पिघलना क्या होता है। हृदय पिघल जाता है तब अनुभव होता है कि पिघलना क्या होता है। तो हृदय को पिघलने के लिए अवसर चाहिए, वातावरण चाहिए, तभी पिघलता है। और तब पता चलता है पिघलता क्या होता है। घुलते हैं तब पता चलता है घुलना क्या होता है। अनुभूति उसको कहते हैं। और उस अनुभूति के क्षेत्र में भारतीय रिसर्च होता है। रिसर्च कोई ऐसा वैसा शब्द थोड़े है, उसको रिसर्च बोलते हैं। ये तो चने चबाना है, चना चबेना है, ये रिसर्च थोड़े होता है। भारतीय ज्ञान को उसकी गरिमा पर प्रतिष्ठित करो। वो पश्चिम के 500 वर्ष भी जिसकी ज्ञान यात्रा नहीं है, संस्कृति नहीं है, संस्कार यात्रा नहीं है, पवित्रता क्या होती जानते नहीं, अनुभूति क्या होती जानते नहीं, उन्होंने दी हुई शब्दावली में करो फिट, हमारे सारे इसको फिट करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं केवल इसके शोध और विद्वत क्षेत्र की क्या गरिमा और प्रतिष्ठा होती है इसको बताने के लिए कह रही हूँ। आपके एक एक इंडिविजुअल के लिए नहीं कह रही हूँ। ये हमको इस क्षेत्र में करना क्या चाहिए और होता क्या है इसके लिए कह रही हूँ।